अंकुश निकला तेजस का खून। ऋषि को कैद कर रची मिनिस्टर की हत्या की सबसे बड़ी साजिश। झनक के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ बाप बेटे का खौफनाक सच। दोस्तों, झनक के आने वाले महा एपिसोड में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो बोस परिवार की नींव को हिलाकर रख देगा। और यकीन मानिए, मायरा टेली एक्सप्रेस पर आज हम जिस ट्रैक का खुलासा करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों के नकाब उतर रहे हैं और खून के रिश्तों का काला सच सामने आ रहा है। अभी शो में जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां एक तरफ शहर में मिनिस्टर की रैली होने वाली है और दूसरी तरफ हमारे जाबाज पुलिस ऑफिसर ऋषि यानी एसपी ऋषि रहस्यमय तरीके से गायब हैं, ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी गहरी साजिश है जिसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जिसे झनक और अनिरुद्ध अब तक अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानते आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंकुश की, जिसका असली चेहरा अब दुनिया के सामने आने वाला है। जो अंकुश अब तक बोस हाउस में एक शांत और सुलझे हुए इंसान का नाटक कर रहा था, उसका कनेक्शन सीधे उस राक्षस तेजस से है जिसने नूतन की जिंदगी बर्बाद की थी। सबसे बड़ा धमाका तो ये है कि अंकुश तेजस का सिर्फ साथी नहीं बल्कि उसका अपना सगा बेटा है। और ये बाप बेटे की जोड़ी मिलकर अब अनिरुद्ध की दूसरी पीढ़ी यानी नई झनक और ऋषि को बर्बाद करने के लिए एक आतंकी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम कहानी की परतें खोलेंगे कि कैसे मिनिस्टर की हत्या की साजिश और ऋषि का अपहरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दृश्य की शुरुआत होती है बोस हाउस के उस तनावपूर्ण माहौल से जहां हर किसी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। शहर में मिनिस्टर का दौरा है और सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी एसपी ऋषि के कंधों पर थी। लेकिन ठीक 20-24 घंटे पहले ऋषि का गायब हो जाना पुलिस महकमे और बोस परिवार दोनों के लिए गले की फांस बन चुका है। अदिति, जो ऋषि की पत्नी होने का दावा करती है और अपने रसूख के नशे में चूर है, वो पूरे घर को सर पर उठाए हुए है। उसका रोना धोना और पुलिस कमिश्नर को धमकियां देना जारी है, लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं है कि उसका पति किसी मामूली अपराधी की कैद में नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गिरोह के चंगुल में है, जिसका संचालन उसके अपने ही घर की चार दीवारी के भीतर से हो रहा है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध, जो एक पिता और परिवार का मुखिया है, वो ऋषि के गायब होने से बेहद परेशान है। उसे अपनी पुरानी यादें सता रही हैं। उसे डर है कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा तो नहीं रहा, कहीं कोई ऋषि को उसी तरह नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता जैसे किसी ने कभी उसकी झनक को पहुंचाया था। लेकिन इन सब के बीच हमारी नई झनक, जिसमें अपनी मां नूतन का तेज और पिता अनिरुद्ध की बुद्धिमानी है, उसे घर के अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा है। झनक की नजरें लगातार अंकुश पर टिकी हुई हैं। ये वही अंकुश चाचू हैं जिन्होंने हमेशा झनक का साथ दिया, उसे अर्शी और सृष्टि के तानों से बचाया। लेकिन आज अंकुश के व्यवहार में एक अजीब सी बेचैनी है। झनक नोटिस करती है कि जब भी ऋषि के गायब होने की खबर टीवी पर फ्लैश होती है या पुलिस की गाड़ी घर के बाहर सायरन बजाती है, तो अंकुश के चेहरे पर दुख नहीं बल्कि एक बहुत ही सूक्ष्म और शातिर मुस्कान आ जाती है। ये मुस्कान एक ऐसे शिकारी की है जिसने अपने शिकार को जाल में फंसा लिया है। कहानी में सस्पेंस तब और गहराता है जब रात के सन्नाटे में, जब पूरा घर ऋषि की चिंता में जाग रहा होता है, अंकुश चुपके से अपने कमरे से निकलता है। वो किसी से फोन पर बात कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी है कि कोई सुन ना सके। झनक, जो पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही थी, उसे अंकुश की परछाई पिछले दरवाजे की तरफ दिखाई देती है। झनक का माथा ठनकता है। इतनी रात गए जब शहर में हाई अलर्ट है और आतंकियों का खतरा मंडरा रहा है, अंकुश चाचू कहाँ जा रहे हैं? क्या वो किसी मुसीबत में हैं या वो खुद एक मुसीबत हैं? झनक का जासूस दिमाग उसे रुकने नहीं देता। वो दबे पांव अंकुश का पीछा करने का फैसला करती है। वो नहीं जानती कि आज की ये रात उसकी जिंदगी की सबसे काली और सबसे निर्णायक रात होने वाली है। अंकुश घर के पीछे वाले पुराने रास्ते से होते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहा है। ये वही जंगल है जो शहर की सीमा से लगा हुआ है और जहां पुराने खंडहरनुमा कारखाने हैं। चलते चलते झनक देखती है कि अंकुश का सामना कुछ हथियारबंद लोगों से होता है। सामान्य तौर पर कोई भी इंसान हथियारबंद लोगों को देखकर डर जाएगा या भागने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ नज़ारा ही कुछ और था। वो गुंडे जिनके चेहरों पर नकाब था, वो अंकुश को देखकर रास्ता छोड़ देते हैं और उसे सलाम करते हैं। ये देखकर झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जिस इंसान को उसने पिता समान इज्जत दी, क्या वो इन अपराधियों का सरगना है? लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। झनक एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाती है और अपना मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि बिना सबूत के अनिरुद्ध या पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, खासकर तब जब आरोपी अंकुश हो। अंकुश एक पुरानी जर्जर इमारत के अंदर दाखिल होता है, जहां अंधेरे में कुर्सी पर कोई बैठा है। उस शख्स का चेहरा अंधेरे में है, लेकिन उसकी कलाई पर बंधा हुआ वो लाल धागा और हाथ में सिगार देखकर झनक को अपनी माँ की डायरी में लिखी बातें याद आ जाती हैं।
जैसे ही वो शख्स रोशनी में आता है, झनक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो कोई और नहीं बल्कि बरसों पुराना दुश्मन और कश्मीर से लेकर कोलकाता तक दहशत का दूसरा नाम तेजस है। झनक का हाथ कांपने लगता है, कैमरा हिलता है, लेकिन वो हिम्मत करके रिकॉर्डिंग जारी रखती है। लेकिन मायरा टेली एक्सप्रेस के दर्शकों, जो अगला संवाद वहां होता है, वो इस शो के इतिहास को बदल कर रख देगा। अंकुश उस खूंखार अपराधी तेजस के सामने सिर झुकाता है और कहता है, पापा आपका काम हो गया है। बोस परिवार अभी मातम मना रहा है और कल सुबह जब मिनिस्टर की रैली में धमाका होगा तो उसका इल्जाम सीधा अनिरुद्ध और उसके दामाद ऋषि पर आएगा। पापा, ये शब्द झनक के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरता है। अंकुश, तेजस का बेटा, ये कैसे संभव है? कहानी का ये मोड़ बताता है कि ये दुश्मनी आज की नहीं है। सालों पहले जब तेजस को अनिरुद्ध और झनक की वजह से हार का सामना करना पड़ा था, तब उसने कसम खाई थी कि वो बोस परिवार को अंदर से दीमक की तरह चाट जाएगा। उसने अपने नाजायज बेटे अंकुश को एक मोहे की तरह इस्तेमाल किया। अंकुश ने सालों तक अपनी पहचान छुपाई, बोस परिवार का विश्वास जीता, अनिरुद्ध का भाई बनकर रहा, सिर्फ इसलिए ताकि सही वक्त आने पर वो अपनी जहरीली डंक मार सके। और आज वो वक्त आ चुका है। तेजस जोर से हंसता है, उसकी हंसी में जीत का अहंकार है। वो अंकुश की पीठ थपथपाते हुए कहता है, शाबाश मेरे शेर, तूने साबित कर दिया कि तेरी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। हमने ऋषि को कैद करके पुलिस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को अपाहिज कर दिया है। अब मिनिस्टर को उड़ाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात, इस धमाके के लिए जो बम इस्तेमाल होगा, उसे हमने ऋषि की सरकारी गाड़ी में ही फिट करवा दिया है। ये खुलासा इतना भयानक है कि झनक की सांसें अटक जाती हैं। मतलब ऋषि न सिर्फ कैद है, बल्कि उसे फंसाया भी जा रहा है। अंकुश और तेजस का प्लान एकदम फूल प्रूफ है। मिनिस्टर की हत्या होगी और इल्जाम देश के एक होनहार पुलिस ऑफिसर ऋषि पर लगेगा, जिससे बोस परिवार की इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। तेजस आगे बताता है कि कैसे उसने अपने आतंकी संगठन के जरिए ये पूरा जाल बुना है और अंकुश उनका स्लीपर सेल था। अंकुश की आंखों में भी वही क्रूरता दिखाई देती है जो तेजस में है। वो कहता है, मैंने अनिरुद्ध को हमेशा धोखे में रखा। उसे लगता है मैं उसका शुभ चिंतक हूं, लेकिन कल जब उसके दामाद को देशद्रोही घोषित किया जाएगा तो मैं देखूंगा कि वो कैसे अपनी झूठी शान को बचाता है। इस गुप्त मुलाकात में बाप और बेटे मिलकर तबाही का नक्शा तैयार कर रहे हैं और दीवार के दूसरी तरफ झनक, जो अब सिर्फ एक डरी हुई लड़की नहीं बल्कि सच्चाई की एक मशाल है, सब कुछ अपने फोन में कैद कर रही है। लेकिन क्या झनक वहां से सुरक्षित निकल पाएगी? क्या ये वीडियो अनिरुद्ध तक पहुंच पाएगा, या फिर तेजस की नजर झनक पर पड़ने वाली है? ये सस्पेंस अभी बाकी है। कहानी को और गहराई से समझें तो हमें पता चलता है कि ऋषि को जिस जगह कैद करके रखा गया है, वो इसी कारखाने के तहखाने में है। ऊपर बाप बेटे अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और नीचे ऋषि, जो बुरी तरह जख्मी है, रस्सियों से बंधा हुआ है। ऋषि ने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश की थी, लेकिन अंकुश ने उसे पीछे से वार करके बेहोश कर दिया था। ऋषि को अब धीरे धीरे होश आ रहा है। उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। पुलिस की वर्दी में होने के बावजूद वो फिलहाल लाचार है, लेकिन उसका जज्बा अभी टूटा नहीं है। उसे नहीं पता कि उसकी पत्नी, जिसे वो दिल से प्यार करती है, यानी झनक, उसी इमारत के बाहर खड़ी है और उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है। ये सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कभी अनिरुद्ध नूतन को बचाने के लिए तड़पता था। आज अगली पीढ़ी उसी आग में तप रही है। मायरा टेली एक्सप्रेस पर इस कहानी का विश्लेषण करते हुए ये साफ होता है कि मेकर्स अब इमोशनल ड्रामा के साथ साथ एक्शन थ्रिलर का तड़का लगा रहे हैं। अंकुश का ये टेररिस्ट एंगल शो की टीआरपी को आसमान पर ले जाएगा। सोचिए, जब ये वीडियो अनिरुद्ध देखेगा तो उस पर क्या बीतेगी। जिस भाई पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया, वही उसके परिवार का काल निकला। और अदिति, जो हमेशा झनक को नीचा दिखाती है, उसे जब पता चलेगा कि उसके पति ऋषि की जान बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि झनक ही है, तो उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिलहाल खतरा टला नहीं है। जंगल में सूखे पत्तों की सरसराहट होती है। रिकॉर्डिंग करते वक्त झनक का पैर गलती से एक सूखी टहनी पर पड़ जाता है। कड़क की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। अंदर तेजस और अंकुश एकदम से चुप हो जाते हैं। तेजस की आंखें दरवाजे की तरफ घूमती हैं। वो इशारे में अंकुश को बंदूक निकालने को कहता है। माहौल में तनाव इतना है कि जिसे चाकू से काटा जा सके। झनक अपनी सांसें रोक लेती है। उसे समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर वो भागी तो अंकुश को पता चल जाएगा कि उसका राज खुल चुका है और वो ऋषि को तुरंत मार सकते हैं। और अगर वो रुकी तो उसकी जान जाना तय है। ये धर्म संकट झनक के सामने खड़ा है। क्या वो ऋषि के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगी, या फिर वो सबूत को लेकर अनिरुद्ध तक पहुंचने की कोशिश करेगी? ये बाप बेटे का मास्टर प्लान सिर्फ एक राजनीतिक हत्या तक सीमित नहीं है। ये पूरे बोस खानदान के विनाश की पटकथा है। उस सूखी टहनी के टूटने की आवाज ने मानो जंगल के सन्नाटे का गला घोंट दिया था।
अंदर बैठे तेजस और अंकुश के कान खड़े हो गए और बाहर पेड़ के पीछे छिपी झनक की धड़कनें रुक गईं। मायरा टेली एक्सप्रेस पर कहानी का ये हिस्सा आपको अपनी कुर्सी से उठने नहीं देगा, क्योंकि अब शुरू होता है चोर और सिपाही का वो खेल जहां सिपाही यानी ऋषि कैद है और एक निहत्थी लड़की झनक को पूरा सिस्टम बचाना है। अंकुश, जिसके हाथ में बंदूक थी, वो चीते की फुर्ती से दरवाजे की तरफ लपका। उसकी आंखों में अब वो अपनापन नहीं था जो वो बोस हाउस में दिखाता था, बल्कि ये खूंखार आतंकी की दरिंदगी थी। उसने अंधेरे में आवाज लगाई, कौन है वहां? उसकी आवाज जंगल में गूंजी। झनक जानती थी कि अगर उसने 1 इंच भी हिलने की कोशिश की तो अगली गोली सीधा उसकी सीने में होगी। उसने अपनी सांसें रोक लीं और पेड़ के तने से चिपक गई। अंकुश में हवा में एक फायर किया, ठाएं। गोली पेड़ के ठीक बगल से गुजरी। झनक के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। उसने अपनी सैंडल वहीं उतार दी ताकि भागते वक्त आवाज ना हो, और नंगे पांव कांटों और पत्थरों भरे रास्ते पर उल्टी दिशा में दौड़ लगा दी। अंकुश कुछ दूर तक आवाज की दिशा में गया, लेकिन घने अंधेरे और जंगली जानवरों की आवाजों ने उसे भ्रमित कर दिया। तेजस ने पीछे से आवाज लगाई, अंकुश छोड़ उसे, कोई जानवर होगा, हमारे पास वक्त नहीं है। सूरज निकलने वाला है और मिनिस्टर की रैली शुरू होने में सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। हमें ऋषि को यहाँ से शिफ्ट करना होगा और उस बम वाली गाड़ी को लोकेशन पर पहुंचाना होगा। अंकुश, जो अपने बाप का हुक्म टाल नहीं सकता था, वापस मुड़ गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस जानवर को उसने नज़रअंदाज किया वो दरअसल शेरनी है, जो अपने परिवार को बचाने के लिए शिकार पर निकली है। झनक, जो बदहवास होकर भाग रही थी, एक सुरक्षित दूरी पर जाकर रुकी। उसकी सांसें फूल रही थीं, पैर लहूलुहान थे, लेकिन उसकी मुट्ठी में वो फोन कसकर भींचा हुआ था जिसमें अंकुश और तेजस का काला सच रिकॉर्ड था। अब उसके सामने सबसे बड़ा धर्म संकट था। अगर वो घर जाती है और अनिरुद्ध को ये सब बताती है तो हो सकता है अंकुश उससे पहले घर पहुंच जाए और उसे झूठा साबित कर दे, या फिर गुस्से में घर के किसी और सदस्य को नुकसान पहुंचाए। और अगर वो पुलिस के पास जाती है तो पुलिस विभाग में भी अंकुश और तेजस के आदमी हो सकते हैं। इधर कारखाने के ठंडे और सीलन भरे तहखाने में ऋषि की हालत खराब थी। उसे एक लोहे की कुर्सी से बांधा गया था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे जो बताते थे कि उसे सच उगलवाने के लिए कितनी यातनाएं दी गई हैं। ऋषि, जो एक जांबाज पुलिस ऑफिसर है, दर्द से कराह नहीं रहा था, बल्कि उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चल रहा था। उसने अंकुश और तेजस की बातें सुन ली थीं। उसे पता था कि शहर में तबाही मचने वाली है। उसे सबसे ज्यादा चिंता अदिति या अपनी जान की नहीं, बल्कि उन हजारों मासूम लोगों की थी जो रैली में आने वाले थे। तभी उसे बाहर कुछ आहट सुनाई दी। ऋषि ने अपनी धुंधली आंखों से देखा। रोशनदान से आती हल्की चांदनी में उसे एक परछाई दिखाई दी। क्या वो कोई गार्ड था या फिर उसकी मौत? लेकिन जब वो चेहरा रोशनी में आया तो ऋषि हैरान रह गया। वो झनक थी। झनक, जिसे वो हमेशा गलत समझता रहा या जिसके साथ परिस्थितियों ने उसे एक अजीब रिश्ते में बांध दिया था। आज वही लड़की अपनी जान हथेली पर रखकर उसे यमराज के मुंह से निकालने आई थी। झनक ने कारखाने के पिछले हिस्से में एक टूटी हुई खिड़की ढूंढ ली थी। वो कांच के टुकड़ों की परवाह किए बिना अंदर कूदी। जब उसने ऋषि को उस हालत में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। वो दबे पांव ऋषि के पास पहुंची और उसके मुंह पर बंधा कपड़ा खोला। ऋषि ने हाफते हुए कहा, झनक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से जाओ, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। वो अंकुश, वो मेरा कातिल है। झनक ने ऋषि की रस्सियों को खोलने की कोशिश करते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ ऋषि सर, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। अंकुश चाचू और तेजस मिले हुए हैं, लेकिन अभी बातें करने का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ऋषि ने उसे रोका और कहा, मेरी रस्सियाँ बहुत मजबूत हैं, इन्हें काटने के लिए तुम्हें कुछ धारदार चाहिए होगा, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो। इन्होंने मेरी पुलिस जीप में RDX यानी विस्फोटक फिट कर दिया है। वो जीप रैली में सिक्योरिटी के नाम पर अंदर जाएगी और स्टेज के पास फट जाएगी। मुझे बाद में बचाना, पहले पुलिस कंट्रोल रूम को खबर करो। झनक का दिल पसीज गया। सामने उसका पति भले ही दुनिया की नज़र में नहीं, लेकिन संस्कारों से मौत के मुंह में था और वो देश की चिंता कर रहा था। झनक ने कहा, मैं आपको यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मरेंगे तो साथ और बचेंगे तो साथ। उसने पास ही पड़ा एक जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से रस्सियों को रगड़ने लगी। बाहर पहरे पर खड़े गुंडों को कुछ शक हुआ। कदमों की आवाज़ तहखाने की तरफ बढ़ने लगी। मायरा टेली एक्सप्रेस के दर्शकों, ये वो पल है जहां सस्पेंस अपने चरम पर होता है। एक तरफ रस्सी टूटने का नाम नहीं ले रही और दूसरी तरफ मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। झनक के हाथ छिल गए, खून बहने लगा, लेकिन उसने रुकना मंजूर नहीं किया। जैसे ही दरवाजे का हैंडल घूमा, आखिरी रस्सी टूट गई। ऋषि, जो अब तक बंधा हुआ था, उसने झनक को अपने पीछे खींचा और दरवाजे के पीछे छुप गया। जैसे ही एक गुंडा अंदर आया, ऋषि ने अपनी चोटों के बावजूद एक जोरदार वार उसकी गर्दन पर किया। गुंडा बिना आवाज किए ढेर हो गया। ऋषि ने उसकी बंदूक उठा ली। अब पासा पलट चुका था।
ऋषि और झनक दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर उस मौत के कारखाने से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज बाकी था, अंकुश। अंकुश अभी भी वहीं था, अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। जब ऋषि और झनक बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि अंकुश फोन पर किसी को निर्देश दे रहा है। जैसे ही मिनिस्टर मंच पर चढ़े, रिमोट दबा देना। और हाँ, अनिरुद्ध बोस को वीआईपी पास भिजवा दिया है ना। मैं चाहता हूं कि जब धमाका हो तो अनिरुद्ध उसके सबसे करीब हो और उसके चिथड़े उड़ जाएं। ये सुनकर झनक का खून खौल उठा। अंकुश सिर्फ देश का दुश्मन नहीं, बल्कि उसके पिता अनिरुद्ध का भी काल बन चुका था। झनक ने ऋषि की तरफ देखा और इशारों में कहा कि उसे अनिरुद्ध को बचाना होगा। ऋषि ने झनक का हाथ पकड़ा और जंगल के रास्ते मुख्य सड़क की तरफ भागा। उनके पीछे अब तेजस के आदमी लग चुके थे। गोलियों की तड़तड़ाहट जंगल में गूंज उठी। भागते भागते ऋषि का पैर मुड़ गया, वो गिर पड़ा। उसने झनक को धक्का दिया। झनक, तुम जाओ, अनिरुद्ध सर को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं इन्हें यहाँ रोकता हूँ। लेकिन झनक ने वही किया जो एक वीरांगना करती है। उसने ऋषि को सहारा दिया और कहा, नूतन की बेटी हूँ, पीठ दिखाकर नहीं भागती। वे दोनों किसी तरह सड़क तक पहुंचे, जहां किस्मत से एक ट्रक गुजर रहा था। वे दोनों उसमें चढ़ गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल जंग तो अब शुरू होनी थी। रैली शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। ऋषि घायल था, पुलिस फोर्स तेजस के प्रभाव में थी और अनिरुद्ध अनजाने में अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था। ट्रक में बैठे बैठे ऋषि ने झनक को अपना प्लान बताया। ये प्लान बेहद जोखिम भरा था। उन्हें रैली में भेष बदलकर घुसना था। ऋषि अपनी पुलिस यूनिफॉर्म का फायदा नहीं उठा सकता था, क्योंकि अंकुश ने उसे भगौड़ा और गद्दार घोषित कर दिया था। मीडिया में खबरें चल रही थी कि एसपी ऋषि ही आतंकियों से मिला हुआ है। ये अंकुश का मास्टर स्ट्रोक था। ऋषि अगर सामने आया तो पुलिस ही उसे गोली मार देगी। इसलिए अब सारी जिम्मेदारी झनक पर थी। झनक को वो करना था जो उसने आज तक नहीं किया। उसे अपने डांस के हुनर का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करना था। रैली में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला था। झनक ने तय किया कि वो नर्तकी के भेष में स्टेज तक पहुंचेगी और अनिरुद्ध को इशारा करेगी। उधर बोस हाउस में अनिरुद्ध तैयार हो रहा था। उसे बेचैनी हो रही थी। उसका दिल कह रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। अर्शी उसे जल्दी चलने के लिए कह रही थी, क्योंकि अंकुश ने उनके लिए फ्रंट सीट बुक करवाई थी। अनिरुद्ध बार बार झनक को फोन कर रहा था, लेकिन झनक का फोन तो जंगल में गिर चुका था। अंकुश, जो अभी भी अनिरुद्ध के साथ था, मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई साहब, आज का दिन इतिहास याद रखेगा। अनिरुद्ध को लगा कि वो मिनिस्टर के भाषण की बात कर रहा है, लेकिन अंकुश का इशारा अनिरुद्ध की मौत की तरफ था। जब वे रैली स्थल पर पहुंचे तो भीड़ का सैलाब उमड़ा हुआ था। सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन वो सुरक्षा ही तो खोखली थी, क्योंकि बम तो पुलिस की गाड़ी में ही था। झनक और ऋषि भी वहां पहुंच चुके थे। ऋषि ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और वो भीड़ में छुपकर बम वाली गाड़ी को ढूंढ रहा था। वहीं झनक बैक स्टेज पहुंच गई थी। उसने वहां पड़े नर्तकियों के कपड़े पहन लिए और चेहरे पर घूंघट डाल लिया। स्टेज पर परफॉर्मेंस शुरू हुई। झनक की पायल की आवाज और उसके कदमों की थिरकन में एक अलग ही आक्रोश था। वो नाचते हुए स्टेज के किनारे तक आई, जहां अनिरुद्ध बैठा था। अनिरुद्ध ने उस नर्तकी को देखा। उसे कुछ जाना पहचाना लगा। झनक ने नाचते हुए एक मुद्रा बनाई। ये वही मुद्रा थी जो बचपन में अनिरुद्ध ने उसे सिखाई थी, जिसका मतलब था खतरा। अनिरुद्ध की आंखों में चमक आ गई। वो पहचान गया कि ये घूंघट के पीछे कोई और नहीं, उसकी झनक है। लेकिन तभी अंकुश की नज़र भी झनक के पैरों पर पड़ी। उसने झनक के पैर में वो काला धागा देख लिया जो उसने खुद झनक को दिया था। अंकुश समझ गया कि खेल बिगड़ चुका है। उसने अपनी जेब से रिमोट निकाला। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मिनिस्टर आए या ना आए, वो अनिरुद्ध और झनक को यहीं खत्म कर देना चाहता था। ऋषि, जो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, उसने अंकुश के हाथ में रिमोट देख लिया। अब फासला सिर्फ कुछ सेकंड का था। अंकुश ने अंगूठा रिमोट के बटन पर रखा। झनक स्टेज से कूदकर अनिरुद्ध की तरफ दौड़ी और ऋषि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अंकुश की तरफ छलांग लगाई। क्या ऋषि बटन दबने से रोक पाएगा? वक्त जैसे थम गया था। हवा में बारूद की गंध और मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। एक तरफ ऋषि हवा में छलांग लगा चुका था और दूसरी तरफ अंकुश का अंगूठा रिमोट के उस लाल बटन को दबाने ही वाला था जो हजारों जिंदगियों को राख में मिला देता। मायरा टेली एक्सप्रेस के दर्शकों, ये वो पल था जब किस्मत और कर्म की टक्कर होनी थी। ऋषि का शरीर एक तोप के गोले की तरह अंकुश से टकराया। दोनों स्टेज के नीचे जमीन पर जा गिरे। अंकुश के हाथ से रिमोट छूटकर दूर जा गिरा, लेकिन गिरने से ठीक पहले उसका अंगूठा बटन को छू चुका था। एक हल्की सी बीप की आवाज आई और पुलिस जीप में लगे डिजिटल टाइमर ने अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दी। सिर्फ 60 सेकंड। जी हां, रिमोट ने बम को तुरंत नहीं फोड़ा, बल्कि टाइमर को एक्टिवेट कर दिया था। अब मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 59, 58, 57।
स्टेज पर अफरा तफरी मच गई। अनिरुद्ध, जो अब तक समझ नहीं पा रहा था कि अचानक क्या हुआ, उसने देखा कि एक नकाबपोश आदमी ने अंकुश पर हमला किया है। लेकिन तभी उस नकाबपोश यानी ऋषि ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और चिल्लाया, अनिरुद्ध सर, भागिए, जीप में बम है। ऋषि का चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आवाज में एक कमांडो का दम था। अनिरुद्ध को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऋषि, जिसे पुलिस भगोड़ा कह रही थी, वो यहां उसकी जान बचाने आया है। इधर झनक स्टेज पर पहुंच चुकी थी। अर्शी ने उसे रोकने की कोशिश की। ए तुम, गंदे कपड़ों में यहां क्या कर रही हो? लेकिन झनक ने अर्शी को जोरदार धक्का दिया। ये धक्का अर्शी के अहंकार पर नहीं, बल्कि उसकी मूर्खता पर था। झनक ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज से नीचे खींच लिया। पापा, मतलब मिस्टर बोस, गाड़ी फटने वाली है। झनक के मुंह से पापा शब्द लगभग निकल ही गया था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन ऋषि जानता था कि अगर बम यहां फटा तो भगदड़ में जितने लोग नहीं मरेंगे, उससे ज्यादा उस बम के छर्रों से मर जाएंगे। ऋषि ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ एक सच्चा हीरो ले सकता है। वो घायल होने के बावजूद उस जीप की तरफ दौड़ा जिसमें मौत टिक टिक कर रही थी। अंकुश, जो जमीन पर पड़ा था, वो पागलों की तरह हंसने लगा। भागने का कोई फायदा नहीं है ऋषि, आज बोस खानदान का अंत लिखा जा चुका है। लेकिन ऋषि ने उसकी बातों को अनसुना किया और जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसका मकसद साफ था, जीप को रैली के मैदान से दूर पास वाली नदी या खाली मैदान में ले जाना। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली घटना हुई। ऋषि जैसे ही एक्सेलरेटर दबाने वाला था, पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खुला और झनक अंदर आ बैठी। ऋषि ने चिल्लाकर कहा, झनक, पागल हो गई हो क्या? उतरो नीचे, ये सुसाइड मिशन है। झनक ने ऋषि की आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, अकेले नहीं जाने दूंगी, अगर मरना ही है तो साथ मरेंगे। गाड़ी बढ़ाओ ऋषि। समय बहुत कम था, 30 सेकंड। ऋषि ने गियर डाला और जीप को भीड़ के बीच से निकालते हुए खाली मैदान की तरफ दौड़ा दिया। अनिरुद्ध पीछे भागता रहा। झनक, ऋषि, रुक जाओ। एक पिता की बेबसी उस वक्त देखने लायक थी। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी, जिसे वो अभी तक पूरी तरह अपना नहीं पाया था, और उसका दामाद मौत की सवारी पर निकले थे। जीप उबड़ खाबड़ रास्ते पर हवा से बातें कर रही थी। 20, 19, 18। ऋषि का पैर एक्सेलरेटर पर जमा हुआ था। सामने एक पुरानी खाई थी जो नदी की तरफ जाती थी। प्लान ये था कि जीप को खाई में गिरा दिया जाए और गिरने से पहले वे दोनों कूद जाएं। लेकिन ये कहना आसान था और करना मुश्किल। अंकुश के गुर्गे, जो भीड़ में छिपे थे, उन्होंने जीप पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक गोली पिछली विंडशील्ड को तोड़ती हुई निकली। ऋषि ने झनक का सर नीचे झुकाया। सर नीचे रखो झनक। 10, 9, 8। खाई अब सिर्फ कुछ मीटर दूर थी। ऋषि ने झनक का हाथ कसा। झनक, जैसे ही मैं बोलूं कूद जाना, भरोसा है मुझ पर? झनक ने ऋषि का हाथ दबाया, खुद से ज्यादा। 5, 4, 3। ऋषि ने स्टीयरिंग को सीधा खाई की तरफ मोड़ा और चिल्लाया, कूदो। दोनों ने चलती जीप से छलांग लगा दी। उनके शरीर जमीन पर घिसटते हुए दूर जा गिरे। जीप हवा में लहराते हुए खाई के अंदर गिरी और ठीक 0 सेकंड पर धड़ाम, एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि जमीन हिल गई। आग का एक विशाल गोला आसमान की तरफ उठा। रैली के मैदान में खड़े अनिरुद्ध, अर्शी और बाकी सब लोग उस धमाके की गूंज से सहम गए। धुएं का गुबार इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अनिरुद्ध घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा उसने दोनों को खो दिया है। अर्शी भी सन्न रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस झनक से वो नफरत करती थी, उसने आज सबकी जान बचा ली। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मायरा टेली एक्सप्रेस के दर्शकों, असली हीरो इतनी आसानी से नहीं मरते। धुएं के बादलों के बीच से 2 परछाइयां उभरती हुई दिखाई दी। ऋषि, जो लंगड़ा रहा था, और झनक, जिसके कपड़े फटे हुए थे और माथे से खून बह रहा था। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर धुएं से बाहर निकले। अनिरुद्ध उन्हें जिंदा देखकर दौड़ पड़ा। उसने प्रोटोकॉल, दुनिया, समाज, सब कुछ भूलकर ऋषि और झनक को गले लगा लिया। ये मिलन सिर्फ 3 लोगों का नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत का था। वहां पुलिस फोर्स ने अंकुश को घेर लिया था। अंकुश अभी भी भागने की फिराक में था, लेकिन अब उसके सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अनिरुद्ध ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से में तमतमाता हुआ अंकुश की तरफ बढ़ा। पुलिस वालों ने अनिरुद्ध को नहीं रोका। अनिरुद्ध ने अंकुश का कॉलर पकड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। ये थप्पड़ उस विश्वासघात के लिए था जो अंकुश ने सालों तक किया। अनिरुद्ध ने दहाड़ते हुए कहा, मैंने तुझे भाई माना था अंकुश, और तू उस नाक का सपोला निकला जिसने मेरी जिंदगी में सिर्फ जहर घोला है। तभी वहां पुलिस कमिश्नर भी पहुंच गए। झनक ने अपनी जेब से वो फोन निकाला जो उसने अपनी जान पर खेल कर बचाया था। उसने वो वीडियो सबके सामने और मीडिया के कैमरों के सामने प्ले कर दिया।
बड़ी स्क्रीन पर अंकुश और तेजस की बातचीत गूंज उठी। पापा, तेजस, बोस खानदान का अंत। पूरा सच दुनिया के सामने आ गया। अंकुश का नकाब उतर चुका था। वो सिर्फ एक गद्दार भाई नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का बेटा साबित हो चुका था। अर्शी की मां सृष्टि, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रही थी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे डर था कि कहीं अंकुश उसका नाम भी ना उगल दे। पुलिस अंकुश को हथकड़ी लगाकर ले जाने लगी। जाते जाते अंकुश ने अनिरुद्ध की आंखों में देखा और हंसते हुए कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ अनिरुद्ध, मेरा बाप तेजस अभी भी बाहर है और वो अपनी हार का बदला जरूर लेगा। आज तूने इन दोनों को बचा लिया, लेकिन कब तक बचाएगा? अनिरुद्ध ने झनक और ऋषि के कंधों पर हाथ रखा और जवाब दिया, जब तक मेरी सांस में सांस है। और सुन ले अंकुश, अब तक मैं चुप था क्योंकि मुझे अपनों की फिक्र थी, लेकिन अब मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। तेजस को कह देना, उसका काल अब उसका इंतजार कर रहा है। इस घटना ने पूरे परिवार के समीकरण को बदल दिया। मिनिस्टर ने खुद आगे आकर ऋषि को सल्यूट किया और उसका सस्पेंशन रद्द करते हुए उसे गैलेंट्री अवार्ड देने की घोषणा की। जो मीडिया ऋषि को गद्दार कह रहा था, वही अब उसे सुपर कॉप बता रहा था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अनिरुद्ध के दिल में आया था। जब सब घर वापस जाने लगे तो अर्शी ने झनक को ताना मारा, तुम तो जा रही थी ना, अब वापस क्यों आ रही हो? लेकिन इस बार अनिरुद्ध बीच में आ गया। उसने अर्शी को हाथ के इशारे से चुप कराया और झनक से कहा, झनक कहीं नहीं जाएगी। जिसने आज इस परिवार को नई जिंदगी दी है, उसका इस घर पर हम सबसे ज्यादा हक है। आदित्य, जो ये सब देख रही थी, उसे पहली बार अपनी हार महसूस हुई। उसने देखा कि ऋषि की नज़रें झनक पर थी। उन नज़रों में प्यार, सम्मान और कृतज्ञता थी। आदित्य को समझ आ गया कि वो ऋषि के नाम की पत्नी हो सकती है, लेकिन ऋषि की आत्मा झनक से जुड़ी है। एपिसोड का अंत एक बहुत ही भावुक और रहस्यमयी मोड़ पर होता है। बोस हाउस में वापस आकर अनिरुद्ध अपने कमरे में जाता है और दराज से झनक की बचपन की वही तस्वीर निकालता है जो उसे मिली थी। वो खुद से सवाल करता है, नूतन की परछाई, मेरा खून और आज मेरी रक्षक, क्या अब भी मुझे किसी सबूत की जरूरत है? तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर फ्लैश होता है। अनिरुद्ध फोन उठाता है। दूसरी तरफ से तेजस की भारी आवाज आती है, बेटे को तो जेल भिजवा दिया अनिरुद्ध बाबू, लेकिन अब मैं आ रहा हूं सीधा तुम्हारे घर हिसाब बराबर करने। अनिरुद्ध फोन काट देता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक निश्चय है। वो खिड़की से बाहर देखता है जहां झनक और ऋषि बागीचे में खड़े हैं। ऋषि झनक के जख्म पर दवा लगा रहा है। अनिरुद्ध मन ही मन कसम खाता है कि अब वो पुराने इतिहास को नहीं दोहराने देगा। इस बार जीत प्यार की होगी, नफरत की नहीं। मायरा टेली एक्सप्रेस के दोस्तों, ये महा एपिसोड सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक नई युद्ध की शुरुआत है। अंकुश जेल में है, लेकिन जंगल का शेर तेजस अब घायल है और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। क्या अनिरुद्ध और ऋषि मिलकर तेजस का सामना कर पाएंगे? क्या झनक को मिलेगा उसका खोया हुआ सम्मान और पिता का नाम? कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है।